जरा सोचिए, एक ऐसा भारत जहां कोई एक सिंगल नेशनल करेंसी नहीं थी। मतलब कलकत्ता में जारी हुआ एक नोट हो सकता है बॉम्बे में कोई उसे लेने से ही मना कर दे। ये आरबीआई के आने से बहुत बहुत पहले की हकीकत थी। आज हम भारत के सबसे पहले बैंक नोट्स की कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है व्यापार की, थोड़ी सी कंफ्यूजन की और आखिरकार एक देश की एक मुद्रा बनने की। यूएनसी म्यूजियम में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हमारा मानना है कि हर पुरानी चीज, भाई चाहे वो कागज का एक पुराना सा नोट ही क्यों ना हो, अपने अंदर एक जबरदस्त कहानी छुपाए रखती है। आज हम उसी कहानी को खोलकर देखेंगे जिसने भारत की इकोनॉमी की नींव रखी। तो सवाल सीधा सा है, आरबीआई से पहले ये जो शुरुआती भारतीय बैंक नोट थे, आखिर दिखते कैसे थे और इन्हें बनाता कौन था? चलिए इसी का पता लगाते हैं। कागज के पैसे की कहानी किसी नए आइडिया की वजह से शुरू नहीं हुई, बल्कि एक बहुत बड़ी मजबूरी से शुरू हुई। और वो मजबूरी थी दौलत का वजन। हाँ, भारी भरकम सिक्के एक बढ़ते हुए भारत में ट्रेड की रफ्तार को धीमा कर रहे थे। कागजी नोटों से पहले का जमाना सोचिए। सारा लेन देन सोने, चांदी और तांबे के भारी भरकम सिक्कों में होता था। अब जैसे जैसे व्यापार फैला, व्यापारियों के लिए बोरियों में सिक्के भरकर एक शहर से दूसरे शहर ले जाना बहुत मुश्किल और खतरनाक हो गया था। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो हल्का हो और सेफ भी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए उस दौर के सबसे पावरफुल बैंक्स, जिन्हें प्रेसिडेंसी बैंक्स कहा जाता था। ये बैंक, जिन्हें अंग्रेजों ने शुरू किया था, भारत में कागजी मुद्रा के गेम में पहले बड़े खिलाड़ी बने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के 3 बड़े सेंटर्स में 3 मेन बैंक खोले। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों ने अपने अपने एरिया के लिए कागजी नोट छापना शुरू कर दिया। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि उस वक्त कोई एक सेंट्रल बैंक, जैसे आज आरबीआई है, नहीं था। सोच कर देखिए, एक ही देश में पैसा छापने वाले 3 अलग अलग बैंक। हर प्रेसिडेंसी बैंक सिर्फ अपने इलाके के लिए नोट जारी करता था, जिससे एक बिखरा हुआ, मतलब एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बन गया था। तो चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर। ये शुरुआती नोट आखिर दिखते कैसे थे? क्या वो आज के नोटों जैसे कलरफुल थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शुरुआती नोट वैसे थे ही नहीं जैसा हम आज सोचते हैं। उन्हें पैसा समझने से ज्यादा अच्छा है कि आप उन्हें एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या एक हाई वैल्यू चेक की तरह समझें। वो सिंपल से कागज पर सिर्फ एक तरफ छपे होते थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन पर रकम और बाकी डिटेल्स हाथ से लिखी जाती थी। फिर उस पर बैंक का कोई अधिकारी साइन करता था और बैंक की मुहर लगती थी। ये असल में बैंक का एक रिटन प्रॉमिस था कि वो इस कागज के बदले होल्डर को चांदी के सिक्के देगा। इस बात से एकदम साफ हो जाता है कि ये नोट आम लोगों के लिए, रोजमर्रा की शॉपिंग के लिए नहीं बने थे। इनका असली मकसद बड़े बड़े व्यापारियों और कारोबारियों के लेन देन को आसान बनाना था, ताकि उन्हें सिक्कों का टन भर वजन ना उठाना पड़े। हालांकि ये सिक्कों की समस्या का एक बढ़िया हल था, लेकिन इस सिस्टम ने जल्द ही अपनी खुद की नई और बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत पड़ने वाली थी। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी कि सिस्टम पूरी तरह से टूटा हुआ था। बैंक ऑफ बंगाल का नोट लेकर मद्रास चले गए तो शायद ही कोई उसे एक्सेप्ट करता। लोगों का भरोसा किसी एक करेंसी पर नहीं था, बल्कि उस बैंक की अपनी रेप्यूटेशन पर टिका था। और तो और छपाई इतनी सिंपल थी कि जाली नोट बनाना भी काफी आसान हो गया था। इन्हीं मुश्किलों ने एक बहुत बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म की जमीन तैयार की। ब्रिटिश सरकार को ये एहसास होने लगा कि अगर पूरे भारत में व्यापार को स्मूथ बनाना है तो एक देश, एक मुद्रा, एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, 1861 का पेपर करेंसी एक्ट। इस एक कानून ने गेम ही बदल दिया। इसने प्रेसिडेंसी बैंकों से नोट्स छापने का अधिकार छीन लिया और ये मोनोपोली ब्रिटिश सरकार को दे दी। बस यहीं से उस बिखरे हुए सिस्टम के अंत की शुरुआत हुई। इसका नतीजा बिल्कुल सीधा और साफ था। प्रेसिडेंसी बैंकों का नोट छापने का काम खत्म हो गया। अब वो सिर्फ बैंकिंग कर सकते थे, देश की करेंसी नहीं बना सकते थे। हाँ, ये प्रेसिडेंसी बैंकों के दौर का अंत जरूर था, लेकिन ये एक यूनिफाइड इंडियन पेपर करेंसी के सफर की शुरुआत भी थी। एक बिखरे हुए सिस्टम से एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की तरफ ये पहला बड़ा और मजबूत कदम था। तो आज की मॉडर्न करेंसी तक पहुंचने का सफर कुछ ऐसा रहा। शुरुआत हुई निजी बैंकों के रीजनल डॉक्यूमेंट जैसे नोटों से,
फिर 1861 के कानून के बाद आई एक यूनिफाइड सरकारी करेंसी और आखिर में 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई, जिसने इस पूरे सिस्टम को वो रूप दिया जिसे हम आज जानते हैं। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। 1861 के उस एक कानून ने भारत की आज की इकोनॉमिक आइडेंटिटी को बनाने में कितना बड़ा रोल प्ले किया, इस पर सोचना वाकई में दिलचस्प है, क्योंकि सही मायनों में यहीं से एक कॉमन नेशनल इकोनॉमी की नींव रखी गई थी, एक ऐसी इकोनॉमी जिस पर हम आज भी खड़े हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो यूएनसी म्यूजियम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि अगली बार आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे।